साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2025 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा क्लास 4th है। आज का हमारा टॉपिक है 2015 से लेकर 2024 तक इन 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न होंगे और आपको हमें टॉप 20 क्वेश्चन जो मैथ पेपर 2 से यानी गणित पेपर 2 से संबंधित होंगे आपको हम कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ? पहला प्रश्न हमें दिखा रखा है कि यदि a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2013 का स्क्वायर हो प्लस 2013 प्लस 2014 है तब a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सीटेट के मैथ्स पेपर 2। सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है a इज इक्वल टू अंडर द रूट, देखिए 2013 की पावर 2 ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस ये जो 2013 इसको भी ऐसे लिखेंगे। आगे जो 2014 लिखा उसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, 2013 प्लस 1 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन गई कि 2013 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? एक और एक दो जगह लिखा हुआ 2013 तो उसको 2 गुना 2013 लिख देंगे और प्लस 1। अब ये जो फॉर्मूला है ये इस तरह से फॉर्मूला बन गया कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है 2ab होता है, प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। इस रूप में खुल गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया अंडर द रूट ऑफ कितना 2013, ठीक है, प्लस 1 का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब होल स्क्वायर ने रूट को काट दिया तो आंसर क्या आ गया? 2014 आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, तो डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिएगा साथियों, अगर आप अभी चैनल पे नए हैं और आपने स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये कहते हैं कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं कि माइनस का 11/20, 7/- का 15, 7/- और 3 यानी माइनस का 3/10 अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाती हैं। बात अवरोही क्रम की आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, हर से मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। जो इसका डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर हो गया, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे किस किस का वाला? हम 20 का लेंगे, 15 का लेंगे और 30 का लेंगे और 10 का लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना? आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी जो माइनस का 11 क्या लिखा हुआ 20 लिखा हुआ है, इसको आप 60 बनाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 3 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। भाई हमें तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को क्या बनाना? 60 बनाना। तो हम क्या करेंगे? अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 33/60 बन गया। क्लियर? ऐसे ही 7/-15 है, 7/-15 दिखा हुआ है, इसको -7/15 भी लिख सकते हैं। इसको 15 चौका 60 हो गया, 4 से ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन गया? माइनस का 28/60 बन गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। कितना बना हुआ है? 17/30 लिखा हुआ माइनस का, -17/30 लिख लेंगे और 30 दूना 60 होता है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 34/60 ये हो गया। अब बचा माइनस का 3/10, 10 को 60 बनाया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 18 क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। बन गया। अच्छा, अगर हम इसका अवरोही क्रम लिखें, अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं, अवरोही क्रम लिखें तो देखो माइनस का कम क्या आएगा? माइनस का 18/60 पहले आएगा, उसके बाद आएगा माइनस का 28/60, ये आ गया।
फिर ये आ गया, उसके बाद 33 आएगा माइनस का 33/60, फिर क्या आएगा ये ना माइनस का 34/60। अब कैसे बने, किस किस से बने, देखो -18/60 कहाँ से बना, माइनस का 3/10 से, ग्रेटर हो गया किससे, 7 बटे क्या लिखा हुआ माइनस का 15 लिखा हुआ, ग्रेटर हो गया किससे, माइनस का कितना हुआ 11/20 से, ग्रेटर हो गया किससे 17 बटा माइनस का 30 से। ये बन गया आंसर। आंसर चेक कर लीजिएगा कहाँ चला गया, आंसर चला गया किसी बी पार्ट के साथ में, बी आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में दिया हुआ है, एक संख्या दिखा रखी है, क्या संख्या है, संख्या है हमारे पास में 829030000। ठीक है, इसको मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब k + n का क्या मान होगा, ये छोटी सी बात हमसे पूछेगी। देखिए कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में जैसे कि दिखा रखा है कि आपको इसको k × 10⁻n के रूप में लिखना है, और जो नंबर दिखा हुआ है देखो, अगर इसको हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें मानक रूप में लिखने से पॉइंट के ऊपर एक प्लेस रहना चाहिए, तो 8.2903 लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। 10 की यानी पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस ऊपर चला गया, तो इस मीन्स इसको आप 8.2903 × 10 की पावर 8 लिख देंगे। अगर यहाँ से कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड करें, तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो k का आंसर तो मिल गया आपको 8.2903। ठीक है, 8.2903 और n की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना k + n। ठीक है, k का आंसर 8.2903 में क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, यानी +8 कर दिया, तो 8 और 8 कितने हो गए 16.2903। 16.2903 ये चला गया बी पार्ट के साथ में 16.2903, और यही बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो बी पार्ट जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है दो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं x और y, जहां x बड़ा है y से, का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM जो है वो 161 है, तो 3y - x का मान बताइए क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको CTET के मैथ्स पेपर 2 से कराए जा रहे हैं, जो पिछले सालों के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिएगा, अब क्योंकि इसने कहा है कि दो संख्याएं x और y, जहां x बड़ा है y से, जहां x बड़ा है y से, ये देखा गया, और इसका जो LCM है, इसका जो LCM है वो 161 है, यानी x और y की जो मल्टीप्लाई आएगी वो 161 के बराबर होगी। ये मतलब इसका हुआ। अगर 161 को तोड़ें आप, तो x और y का मतलब क्या बन गया, 23 × 7 बन गया, जहाँ x को आप 23 और y को आप 7 कहेंगे। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 3y - x, यानी कि 3 में आप 7 की मल्टीप्लाई कर दें और 23 घटा दें। 7 या 21 होता है, 21 में से 23 आपने घटा दिया, कितना बच गया, कितना बच गया, -2 बच गए। यही आंसर था। यही क्या था, आंसर था, -2 चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया था आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल जो है वो कितना 1440 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए क्या होगी। देखो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है। जो बहुभुज होता है, बहुभुज के
अंतः कोणों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दिखा रखी है 1440। ठीक है, इज इक्वल टू 2n-4 और जो मल्टीप्लाई बाई आपका 90 है उसे आप नीचे ले आएंगे। यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, 9 से काटेंगे इसको तो 9 से एक बार कटेगा, 9 × 54 16 बार कट गया, यानी कि 16 इज इक्वल टू 2n-4 आ गया। आई मीन दैट कि 2n की वैल्यू कितनी बन गई? 16 + 4 बन गई, और 16 + 4 जो होता है वो 20 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20/2 आ गई, 2 से काटेंगे तो 10 आ गया, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी बन गई? 10 बन जाती है। 10 से मतलब क्या हुआ कि जो भुजाएं थी, जिन भुजाओं को ये हमसे पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या की बात की जा रही है, तो भुजाओं की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई हैं? वो 10 हो गई। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ये आंसर बन गया। आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहते हैं इन मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, तो व्हाट % ऑफ द मेंबर्स वाज दिस? यानी कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं, तो यह सदस्यों का कितने प्रतिशत था? ठीक है, सदस्यों का कितने प्रतिशत था, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले महिलाओं की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर अगर महिलाओं की संख्या की बात की जाए, महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो वो है 4/25। क्लियर? अच्छा, अब मान लेते हैं जो बैठक हुई है, बैठक में जो कुल सदस्यों की संख्या है, कुल सदस्यों की जो संख्या है उसे आपने मान लिया कि भाई वो कितनी है? वो हमारी 100 होती है। ठीक है, अब महिलाओं की संख्या की बात कर रहा है, महिलाओं की संख्या की बात कर रहा है, तो महिलाओं की जो संख्या होगी, ठीक है, कहाँ पर? जब सदस्यों की क्या करेंगे? सदस्यों की कुल संख्या का प्रतिशत, जो संख्या है महिलाओं की संख्या जो है वो सदस्यों की कुल संख्या का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या बैठेगा? देखिए क्या आएगा भाई, 4/25 और गुना 100 कर दीजिए, इतने प्रतिशत आ जाएगा। 25 चौका 100 होता है, और 4 × 4 कितना होता है? 16% आंसर बन गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, 16% चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। ठीक है, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन को, जो आपका बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें? 7वां क्वेश्चन ये कहता है, इस शॉप के अंदर क्या है? ए शॉप रिड्यूज इट्स प्राइस बाय 10%, तो व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम विच वाज प्रीवियसली सोल्ड फॉर ₹500। यानी एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है, तो एक सामान की नई कीमत क्या होगी जो पहले ₹500 में बेची जाती थी? ठीक है, देखिए पहले ₹500 में बेची जाती थी। ठीक है, मान लेते हैं पुरानी कीमत कितनी है, मान क्या लें, दे ही रखी है वो, तो इट मीन्स कि सामान की पुरानी कीमत कितनी है? सामान की जो पुरानी कीमत है वो कितनी है? वो इक्वल टू रुपीज़ कितनी है? 500। अब कमी कितनी आई है? कमी आई है 10% की।
ठीक है। अब नए मूल्य में कितनी कमी आएगी, जो नया मूल्य आएगा, नए मूल्य में जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, देखिएगा भाई 500 का 10% तो आएगी, 500 का 10% बटा 100 कर दें, यानी इससे काट दिया हमने 5 बार, 5 दाएँ 50, यानी ₹50 आ गई, इतनी कमी आ गई। सामान का नया मूल्य क्या हो गया, जो सामान है उसका नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य कितना हो गया भाई 500 तो पहले था हमारे पास में, कमी कितनी होगी ₹50 की, तो कितना होगा नया मूल्य ₹450। बस यही आंसर था, छोटा सा क्वेश्चन था। 450 चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ये कहते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिक रैंडमली चुना गया एक गुणनखंड जो है वो 11 से कम होगा। अगर हम एक छोटी सी बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 72 के गुणनखंड करें हम, 72 के अगर हम गुणनखंड करें, गुणनखंड को हिंदी में गुणनखंड या इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड का मतलब फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 गुना 72 भी हो सकता है, ठीक है। 2 गुना 36 भी हो सकता है, 72 ही होता है भी। 24 3 72 होता है, 24 में 3 की मल्टीप्लाई कर दें। 18 चौक होता है नहीं, 4 में 18 की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे तो 12 6 72 होते हैं, 6 में 12 की मल्टीप्लाई कर दें। और 8 नंबर 72 भी होते हैं, 8 में 9 की मल्टीप्लाई कर दें। तो ये सभी 72 के गुणनखंड हुए। अब गुणनखंड कि कैसे कैसे बने हैं, अब जो गुणनखंड बने हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। देखो क्या क्या बने हैं भाई, 1 से भी आता है, 2 से भी आता है, 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 से भी कर रहा है, ठीक है भाई, 6 से भी कर रहा है, 8 से भी कर रहा है, 9 से भी कर रहा है, ठीक है भाई, 12 से भी कर रहा है, 12 के बाद ये 18 से भी कर रहा है, ठीक है, 24 से भी कर रहा है जी, आ रहा ना, 36 से भी कर रहा है जी, और 72 कम 72 भी होता है जी। लेकिन भाई वैसे देखें तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की अगर संख्या की बात की जा रही है तो काउंट करो कितने आ गए, कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने हो गए, 12 हो गए। 11 से कम, 11 से कम की बात कर रहे हैं, 11 से कम गुणनखंडों की संख्या की बात करता है तो कितनी हो जाएगी, वो कितनी होगी, 11 से कम कौन है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या क्या 11 से कम ही है ना, तो 7 हो गई, ठीक है। अभिष्ट प्रायिकता की बात करता है, अभिष्ट प्रायिकता की बात करता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा भाई 7C1 बटे कितना हो गया 12C1, तो 7C1 तो 7 ही होता है और 12C1 12 ही होता है, 7/12। अब ये C1 क्या चीज़ है, देखो फॉर्मूला होता है कि अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं NCR का फॉर्मूला होता है, तो ये कहता है फैक्टोरियल n बटे क्या होता है फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल होता है, ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया NCR का फॉर्मूला। और कहीं ये आएगी NC1 क्या होता है, NC1 n ही होता है, तो इसलिए 7C1 को 7 रखा गया और 12C1 को 12 ही रख दिया गया। तो आंसर बन गया 7/12 और 7/12 चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नोवो क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि क्यूब रूट 500 और क्यूब रूट 16 का मान क्या होगा। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, मान लिया ये एक a है, कुछ ऐसा लिखा हुआ कि क्यूब रूट 500 और मल्टीप्लाई क्यूब रूट 16, तो उसको डायरेक्ट में लिख दें, एक ही क्यूब रूट बना लें, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 हो गया है, ठीक है भाई। 8 के आगे 1 2 और 3 जीरो आ गई, ये से ऐसे भी लिख सकते हैं
क्यूब रूट में 8 गुना 1000 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब 8 का क्यूब रूट अगर इसको तोड़ लें ऐसे तो भी 2 गुना, ये क्यूब रूट में चल रहा है, 2 गुना 2 गुना 2, ये तो 8 का हो गया, और 10 गुना और 10 गुना और 10, ये 1000 का हो गया जी। ठीक है, तो इसमें से क्या 2, 3 में से एक पेयर बाहर निकल गया, इन 3 में से एक पेयर बाहर निकल गया, तो 2 दाम 20 होता है, 2 दाम 20 होता है, तो 20 क्या हो गया, आंसर बन गया आपका। कहाँ चला गया, बी पार्ट के साथ में, बी क्या बन गया, राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आपको मैथ्स पेपर 2 कराए हैं, सी टेट के मैथ्स पेपर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ये कहता है यदि x एक पूर्णांक है तब x + 1 की पावर 4 माइनस x - 1 की पावर 4 सदैव ही निम्न से विभाज्य होगा। अब पॉइंट ये आता है कि भाई इसने लिख तो दिया कि ये मान लेते हैं कोई हमारे पास में p = हमने मान लिया कि x + 1 की पावर 4 है और माइनस x - 1 की पावर भी 4 है। अब ये हमारे पास लिखा जाए तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे कि x + 1 की पावर 2 की पावर 2, ठीक, माइनस क्या लिख सकते हैं x - 1 की पावर 2 की पावर 2। यानी हम ये जानते हैं फॉर्मूला होता है कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 = होता है a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस फॉर्मूले का इसको खोल दीजिए तो p क्या बनेगा, एक बार तो इसे जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे कि x + 1 की जो हमारे पास होल स्क्वायर है प्लस x - 1 का जो होल स्क्वायर है, एक तो जुड़ गया। अब की बार अगले ब्रैकेट में क्या होगा कि x + 1 का जो होल स्क्वायर है उसमें से x - 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो माइनस हो जाएगा। अब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ a + b, यानी कि इस प्रकार का फॉर्मूला कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसे खोलेंगे तो क्या होता है, ये a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही a - अगर b के स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2a और b होता है। तो इस प्रकार से हम इन फॉर्मूला का क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ओपन होके आएगा, यहाँ पर क्या, इसको और खोल रहे हैं तो ये क्या बोलेगा, a का स्क्वायर बने x² बना प्लस 1 बना प्लस 2x बना। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा भाई, x² बनेगा, ठीक है, प्लस 1 बनेगा माइनस 2x बनेगा। ये इतने का पार्ट खुल गया। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, वही x² बनेगा प्लस 1 बनेगा प्लस का 2x बनेगा। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, अंदर से जो खुल के आएगा वो बाहर माइनस चेंज करेगा उसको, तो माइनस x² हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। अब क्योंकि अंदर से माइनस का 2x बनेगा तो बाहर से प्लस का 2x बन जाएगा। बन गया। देखो यहाँ से 2x माइनस के 2x प्लस के कट गए, क्या बचा यहाँ पे, देखो 2 तो x² बच गई प्लस के 2 इस ब्रैकेट से बचा। यहाँ से देखो x² से x² कट गया, -1 से -1 गया, 2 और 2 4x रह गए, यानी मल्टीप्लाई कितना गया 4x। अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले गया, क्या बचा x² प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 4x चल रहा है। तो क्या बन गया, पूरे का आंसर क्या बन गया, पूरा बन गया 8x ऑफ x² प्लस 1। तो ये क्या है, किसका मल्टीपल है, 8 का। किससे बच होगा, 8 से। आंसर कहाँ चला गया, बी पार्ट के साथ में। दैट्स इज योर आंसर। क्लियर हुआ। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो क्या कहते हैं कि निम्न से विभाज्य होगा, 8 से विभाजित होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपने चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ये कहते हैं 3 संख्याओं वाली, 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3
अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक जो है इकाई से 7 बड़ा है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। उस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होती है उसके इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी इन्होंने घुमा फिरा दिया, ठीक है। अब इसको कैसे हम लेके चलेंगे भाई, हम इसको सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, माना 3 अंकों की संख्या जो है वो ABC है। माना जो 3 अंकों की जो संख्या है वो क्या है, A, B और C है, ठीक। अच्छा, जैसे कि हम ABC लिखते हैं या हम छोटी सी बात बताएं, जैसे मान लिया हमने 125 लिख दिया ऐसे, तो ये क्या है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी 1 में 100 से मल्टीप्लाई की गई होगी, 100 बना होगा, प्लस दहाई का अंक कौन है 2, यानी 2 में 10 की मल्टीप्लाई करेगा तो 20 बना होगा। इकाई का कौन है 5, यानी कि 5 में 1 की मल्टीप्लाई की होगी, तब जाके 125 बन गया। ऐसे अगर हम ABC की बात करें तो A में 100 से मल्टीप्लाई की गई होगी, प्लस B में 10 की मल्टीप्लाई की गई होगी, प्लस C में 1 की मल्टीप्लाई की गई होगी। तो ABC एक्चुअल में क्या बन गया कि 100A प्लस 10B और प्लस C के रूप में ABC को लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई, यानी कि 3 अंकों की संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये बन गया कि जो ABC है वो बन गया 100A प्लस 10B और प्लस C, और इसे हमने एक इक्वेशन का नाम दे दिया, मान लिया इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा चलो, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है, ये कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक, सैकड़ा इकाई दें सैकड़ा यानी कि A की बात कर रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सैकड़े का अंक क्या हुआ, इकाई के अंक से 7 बड़ा है। इकाई का अंक कौन है C, इससे क्या बड़ा है 7 बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब A माइनस C इज इक्वल टू 7 भी आ जाएगा, इसे भी कहीं ना कहीं हम यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए, संख्या को पलटने पर नई संख्या क्या बनेगी। अब देखो, संख्या को पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी। अब पलटो संख्या को, क्या बन जाएगा CBA, ऐसे बन जाएगी। तो CBA का क्या मतलब बना, CBA का क्या मतलब बना, C मतलब 100 तो C बन गया, B मतलब 10B बन गया, A मतलब ये तो A रहा। ये कोई इक्वेशन नंबर 3 आ गई, क्लियर भाई। इक्वेशन नंबर जो हमारे पास में कौन सी मिली है, हाँ कौन सी मिली है, पहली वाली में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 3 को। भाई ABC में से माइनस कर दिया CBA को, तो क्या बना जी, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वैल्यू बन गया। 100A प्लस कितना 10B और प्लस का C में से माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन चेंज होंगे, कितना होगा 100C माइनस का 10B माइनस का A। अब देखो क्या बचा, 10B से तो 10B कट गया, कौन बचा भाई 100A में से A गया, 99A बच गया, माइनस कितना बचा 100C में से 1C गया तो 99C बच गया, ठीक है। तो क्या 99 हमने क्या कॉमन ले लिया, A माइनस C रह गया, और A माइनस C की वैल्यू कितनी सेकेंड इक्वेशन से 7 है, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। जब 99 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 693 आएगा, और 693 में अगर हम इकाई का अंक देखें, किसका देखें 693 में अगर हम किसका अंक देख रहे हैं, इकाई का अंक देख रहे हैं, तो हमारे पास में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, देखो कितना है 3 है, क्या है 3 है। 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। डी पार्ट में आपका आंसर चला गया, आंसर बन गया 3। 693 में इकाई का अंक क्या होता है 3 होता है,
आंसर आपका 3 बन गया, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, 20% अधिक धन है। सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? चलिए जी धन को निकालते हैं, कितना कौन सा ज़्यादा ले रहा है। मान लेते हैं, मान लिया भाई बी का धन कितना है। बी का जो धन है उसे हम मान लेते हैं भाई 100 रुपये इसके पास, ठीक है 100 रुपये। तो ए का धन कितना हो गया? ए के पास कितना पैसा है, कितना है 120, 120 हो जाएगा, 20% अधिक ले रहा। ए के पास बी से 20% अधिक है, तो ए के पास बी से अधिक है तो मतलब क्या होगा 120 हो गया। सी का धन कितना होगा? सी का धन कितना हो गया, कितना हो गया, कम है ना, कितना सी के पास बी से 20% कम धन है, बी का 100, उसके बाद 80 हो गया। ए और सी की प्रतिशत पूछ रहा है, तो अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा? अगर अभिष्ट प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि ए और सी की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की तो बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है। तो 120 में से 80 घटाओ, ठीक है, बटा 80 करो और गुना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या बन गया, वैल्यू क्या बन गई 40/80 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इतने प्रतिशत आ रहा है, तो 40 दूना 80, 2 से कट गया 50, आंसर चला गया 50% इज़ योर राइट आंसर। 50% की बात चल रही है, 50% है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो 50% अधिक धन होगा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ये कहता है रानी जो इस समय वाई वर्ष की है वह हमीद से एक्स वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष पूर्व जो हमीद की आयु है रानी की आयु की 1/4 थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि रानी की वर्तमान आयु कितनी है। रानी की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान जो आयु है वो हमने वाई वर्ष यहाँ पर लिखी हुई है, तो वाई वर्ष हो गई। हमीद की वर्तमान आयु की बात करें, हमीद की अगर वर्तमान आयु की बात करें तो कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु की बात करें कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? वह हमीद से x वर्ष बड़ी है, तो हमीद कितनी हो जाएगी? हमीद हो जाएगा y माइनस एक्स वर्ष का। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर हम 15 वर्ष पूर्व की बात करें, 15 वर्ष पूर्व की बात करें, किसके? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात चल रही है, तो क्या बन जाता है कि y माइनस एक्स में क्या कहते हैं 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, तो -15 कर दें तो क्या हो जाएगा? रानी की आयु कितनी है, कितनी हो गई? y माइनस 15 हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 1/4। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये 15 वर्ष पूर्व की आयु हो गई, ठीक है। हमीद की आयु रानी की आयु हो गई y माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। चलेगा, अगर आप इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, सब में करेगा, तो 4y माइनस का 4x माइनस का जो 15 होगा वो इजिकल टू y माइनस 15 हो जाएगा। इसे भी उधर ले जाएं तो कितना होगा? y घट जाएगा यहाँ से, 15 जाके क्या हो जाएगा? 15 भाई 15 चौका, हाँ 4 जाएगा तो 15 चौका 60 बनेगा, 15 नहीं जाएगा, इसमें 4 की मल्टीप्लाई भी होगी इस वाले में आकर के, तो 15 में 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाता है ऐसे 4y में से एक y इधर जाके माइनस होगा तो कितने हो जाएंगे भाई? 3y हो जाएंगे, माइनस के 4x ऐसे रहेंगे और माइनस के 60 है, प्लस के 15 आएंगे, तो माइनस के 45 रह जाते हैं, इजिकल टू 0। या फिर जैसे लिख लीजिए कि 3y माइनस का 4x बराबर 45, ठीक है। ये क्या बन गया? आंसर बन गया। मैच कर लीजिए, कहाँ पर आ रहा है आंसर? ये 3y माइनस 4x, 3y माइनस 4x कहाँ जा रहा है? ए पार्ट में जा रहा है, और ए आपका राइट आंसर बन जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये क्या कहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तब x का मान बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो लाभ कब होता है, यानी प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप घटा सकते हैं तो आपको लाभ हो गया। और अगर हमको कहा जाए कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो आप कैसे निकालते हैं? भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिए, लाभ प्रतिशत निकल आता है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, लाभ प्रतिशत कितना है, 25% दिखा हुआ है। यानी कि 25% जो दिखा रखा है, एक्चुअल में 25% जो इन्होंने लाभ प्रतिशत दिखा रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25 हो गया। इज इक्वल टू प्रॉफिट निकला कैसे, देखो जी 20 में से x माइनस कर देना, ये क्या निकला, प्रॉफिट निकल गया। बट किस पे बात चल रही है, x पे बात चल रही है। चलिए x की बात चलिए, गुना 100 कर दीजिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा तो क्या होगा, x की इधर भाई इसको क्या कर देंगे, 25 को डिवाइड कर देंगे, तो 25 को 100 से कर दिया डिवाइड, ऐसे इज इक्वल टू 20 माइनस x बटा हो गया x। 25 चौका 100 होता है, यानी ये एक बार कट गया इससे, तो दैट इज़ 1/4 बराबर हो गया 20 माइनस x अपॉन x, क्रॉस कर दी मल्टीप्लाई, x की बराबर आ गया 20 चौका 80 माइनस का 2x हो गया। ठीक है, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, नहीं 2 कहाँ हो गया, ये तो 4x हो गया, क्योंकि ये 4 है ना, ऐसे 20 चौका 80 माइनस का 4x हो गया। ठीक है, 4 चला गया उधर, कितना बन गया 5x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। x का आंसर निकाल लेंगे, 80/5, 5 को काटेगा 16, 5 80 होता है, x का आंसर आ गया 16, क्या आ गया 16 आंसर। ठीक है, तो x का मान कितना होगा, 16 हो जाता है, और ये चला गया b पार्ट के साथ में, और b बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है वो, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 145800 है, तो इसे कितने में खरीदा गया था। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो जो दिया हो इसे लिख लेते हैं। भाई अमाउंट दे रखा है कितना, 145800। ठीक है, रेट दिखा रखा कितना, 10% का, और टाइम यानी कि n की वैल्यू जो है वो 3 वर्ष दिखा रही है। क्योंकि ये डेप्रीसिएट हो रही है तो फॉर्मूला होता है a = P1 माइनस लग जाता है फॉर्मूले में, वैसे तो 1 प्लस होता है लेकिन डेप्रिसिएशन में माइनस लगता है, R/100 की पावर कितना बन गया, n बन गया। ठीक है, जहाँ हमने लेट किया है कि प्रिंसिपल जो है वो x होता है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 145800 इज इक्वल टू x ऑफ 1 माइनस 10/100 की पावर कितना बन गया, 3 बन गया। 10 से काटो, 10 धाम 100 हो गया, और 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 बटा, तो 145800 इज इक्वल टू x इंटू 9/10 की पावर 3 हो गई। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको x निकालना है, x हमें सोल्व करना है, तो क्या होगा, ये जो 9/10 तो ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, 9 नीचे डिवाइड करेगा, तो 145800 मल्टीप्लाई 10 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 बन जाएगा, और नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। इस 9 से एक बार काटो इसको, इस 9 से एक बार काटो उसको, तो कितना आएगा, 1 टाइम कटेगा, 6 बार कटेगा। ठीक है, और 9 दूना 18 हो गया, और कितना हो गया आगे, जीरो कितने, जीरो हैं 2, ऐसे लगा दिए।
ये 9 भी काट देगा इसको, कितनी बार काटेगा, 9 से कट गया, कितने बार, एक बार, और 9 8 72 और 2 0 आ गया। मतलब हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है एक्स की वो कितनी आ गई, 1800 मल्टीप्लाई बाई कितना 1000 और नीचे बल्कि सिर्फ 2 से 9 से फिर काटो, 9 दूना 18, कितना आ गया 200, यानी 200 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना बन गया, एक्स का आंसर कितना बन गया, एक्स का आंसर बन गया 2 के आगे 2 और 3 5, 2 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और लाख, यानी कि रुपीज़ कितना बन गया, रुपीज़ 2 लाख। कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा लाख, कितना बन गया, सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। 2 लाख आपका क्या हो गया, में वो ख़रीदा गया होगा, जिसको फिलहाल अभी कितना है वर्तमान मूल्य जिसका 145800 है। आंसर बन गया रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए बन गया। ठीक है, नहीं 2 लाख का बन गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, अच्छा ठीक है 2 लाख बन गया, बिल्कुल सही है 2 लाख बन गया। ठीक है, हाँ ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये कहते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें जो इसका आधार है ये वाला, ये 48 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई क्या होगी, यानी इसको हमें x निकालना क्या है। ये जो वैल्यू है यानी AD की वैल्यू, यानी ये बेस पे क्या हुआ करता है 90 डिग्री हुआ करता है। ठीक है, बेस पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसको बराबर काटता है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर की ये हो जाएगी और 24 सेंटीमीटर की ये हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज पे परपेंडिकुलर जो वो क्या होता है हाफ बेसिस करता है और 90 डिग्री पे होता है, इसलिए दोनों 24 की हो जाएंगे। अच्छा, अब ये कहता है हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलेंगे, भाई हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, या आप कह लीजिए इसमें नाम ही लिख देते हैं, त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइट क्या है AD, हाइट क्या है AD, ये दिखा रखा है 168 इजिकल टू 1/2 बेस कितना हो गया, बेस है 48 का और इंटू AD कर दिया, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 48 से डिवाइड, यस तो कुछ ज़्यादा 24 बार काट लो, 24 हो गया। तो AD क्या निकला, AD निकला 168/24, 168/24 सत्ते 168 होता है, 7 से कट गया, तो AD का आंसर आ गया 7। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो AD है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो AD है ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर का। अब लेंगे इन ट्राइंगल ऑफ ADB में, यहाँ लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस किसके बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यही तो होता है। ठीक है, अच्छा चलिएगा, अब यहाँ पे क्या है हमें तो AB नहीं x स्क्वायर इजकल टू क्या है AD कितना होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना होगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 576 होता है। किसके इक्वल चल रहा है एक्स स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर क्या बन गया, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का मतलब 625 बन गया। हमें निकालना एक्स, अंडर रूट 625 हो जाएगा, 625 का रूट निकालेंगे तो ये 25 का स्क्वायर रूट हो, तो 25 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ गया एक्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपका आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में 25 सेंटीमीटर इज द योर आंसर। इसकी समान भुजाओं में से एक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर की हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ये कहते हैं किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात निकालिए। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा मतलब वर्ग की भुजा तो ए हो गई, मतलब अगर हमने ये मान लिया कि ये वर्ग जो है वो वर्ग जो है वो ए साइड का है मान लिया ऐसे, तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई हमारे पास में ए हो गई। और रेशो कितना हो गया, इट मीन्स वृत्त का व्यास
अब ये सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है तो व्यास कितना रहा होगा, व्यास कितना रहा होगा, आर 2r रहा होगा। यानी a रेशो 2r हमें फाइंड करना है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। a रेशो 2r हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में आ जाइए, देखिएगा क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इजिकल टू 16/पाई है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका 16/पाई कर दो। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या, अगर साइड ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 16/पाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इससे हम इसको पाई को काट देंगे, 16r स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर जो है वो 16r स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात सुनिए, यानी अगर ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर करें तो ये 16/1 बन गया। यानी कि अगर a बटा आर निकालें तो ये 4/1 आ जाएगा। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि a बटा 2r जो है वो 2/1 बन जाएगा, जो 2 दूना 4 होता है। लेकिन ये वैल्यू क्या है, a/2r, यानी कि वर्ग की भुजा रेशो क्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास है वो किस रेशो में आ गया, 2:1 में आ गया। बस यही बात तो पूछ रहा था, 2 रेशो कहाँ गया, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रम से a, b और c है, तब a - b + c/2 का होल स्क्वायर -2 का मान बताइए क्या होगा। देखो क्योंकि ये पेंटागनल पिरामिड है, पेंटागनल पिरामिड है जहाँ पर जो इसकी 5 साइडें होती हैं, वर्टिसेस 6 होते हैं, एज 10 होती हैं, फेस 6 होती हैं। अब क्योंकि इसने कहा है कि फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या a, b, c है, तो मतलब a का आंसर तो यहाँ 6 हो गया, b का आंसर यहाँ 10 हो गया और c का आंसर यहाँ 6 हो जाता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करें तो आंसर में कैसे निकालेंगे कि a - b + c/2 की होल पावर 2 -2 कह रहा है। इसको रखें वैल्यू तो क्या बनता है भाई, a का मतलब कितना बना 6 बना, माइनस b का मतलब कितना 10 बना, प्लस c का मतलब 6 बना, बटे कितना का 2 कर दिया, इसका क्या है होल स्क्वायर -2 बन गया। क्या बना 6 6 12 में से 10 गया, कितना बचा 12 में से 10 गया, कितना बचा वह बता दो कितना बचा भाई, हैं 2 बचा ना, ठीक है 2/2 कर दिया, 2/2 कर दिया, ठीक है। इसका भी क्या है होल स्क्वायर कर रहा है, -2 कर रहा है, तो भैया 1 - 2 ही तो रह गया, 1 - 2 रह गया, और 1 - 2 क्या होता है, माइनस का 1 ही तो होता है, माइनस का 1 ही तो होता है, -1 होता है। तो ठीक है डी आंसर हो गया आपका जी, लो जी डी आंसर हो गया आपका, -1 आपका आंसर बन जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि हम कैसे हम इसको निकालें, कुछ टिप्स आपको बता दें। देखो किसी बहुभुज में फलकों की संख्या, किसी भी, आंसर तो आपका निकल गया, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं। किसी जो बहुभुज में अगर हम फलकों की संख्या की बात करें, फलकों की संख्या की बात करें तो वो हुआ करती हैं n+1, क्योंकि अगर ये 5 का है तो 1 जोड़ दो 6 का बन गया, ठीक है। अच्छा किनारों की संख्या की बात करें, अगर किनारों की संख्या की बात करें तो जो किनारों की संख्या हुआ करती है वो कितनी होती है, दुगुना फैनो, जैसे कि यहाँ क्या बन गया दुगुना फैनो 10 बन गया, ठीक है। शीर्षों की संख्या की बात करें, अगर हम यहाँ से शीर्षों की संख्या की बात करें, शीर्षों की संख्या की बात करें, भाई शीर्ष कितने होंगे हमारे पास में, इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर वैल्यू बन जाती है शीर्षों की संख्या। अगर हमें कहीं शीर्षों की संख्या निकालनी पड़ जाए तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, बन जाता भैया n+1 ही होता है, वो भी क्या होता है n+1 ही होता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं कि भाई हमारे पास बहुभुज के फलकों की संख्या n+1 लगा दिया, 5 + 1 6 हो गया, किनारों की संख्या कितनी होगी
इट मीन्स 2n, 2 गुना 5 10 हो गया। शीर्षक संख्या नहीं वो भी n+1 होती है, तो 5 + 1 6 हो गया। इस प्रकार से हमने ये आपका 5 यानी 6 10 और 6 निकाल लिया था। क्लियर हुआ? चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का है, यानी जहाँ पर फिगर में देख रहे हैं तो ये एंगल जो है वो 130 डिग्री का है, तो शेष दो कोणों के समद्वि भाजकों के बीच बने कोण की माप क्या होगी। अब कौन कौन है, ये एक है और ये सी है। इसके समद्वि भाजक यानी कि बाइसेक्टर कर दिया तो ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर। कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कौन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हुआ करता है, आपने पढ़ा भी होगा कि इस प्रकार से अगर हमारे पास में किसी त्रिभुज में शीर्ष पर, यानी कि त्रिभुज ये बना हुआ, इसका कोण ये बना, अब शेष दो कोणों के अगर समद्वि भाजक कर दिए जाएं तो जो एंगल बनेगा, यानी एंगल ADC जो बनेगा वो कितना होता है, वो क्या था 90+ हुआ करता है एंगल ABC/2। ये थ्योरम भी है और ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो बस इतना से ही बताना है इसमें, और कुछ इसमें करना नहीं था कि एंगल ADC = क्या बन गया 90+। एंगल ABC क्या है, एंगल ABC कितना है 130 डिग्री है, इसके बटे 2 कर दिया, क्या बन गया 90 डिग्री प्लस इसको काट देंगे तो 65 बार काटेगा, इसको कितना बन गया 65। तो एंगल ADC का आंसर पूछा गया था, 90 में 65 जोड़ दीजिए 155 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? 155 इज़ योर राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करें। आप अपने मोबाइल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसमें ऑल पे सेट कर दीजिए, तो जो भी वीडियो हम आपको बना के देंगे सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। चलिए जी आगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। चलेगा, ये कहता है कि बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल से के 6 गुने के बराबर। यानी एक बेलन का है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर हैं। यदि इस बेलन की ऊंचाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। देखिए, अगर ये बेलन का फिगर बन रहा है तो यहाँ पर ये जो होता है रेडियस होता है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ये, इसे आप क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। मतलब ये जो होती है वो हाइट होती है, ये क्या होता है, ये रेडियस होता है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+, जिसको TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहते हैं, 2πr/h+r होता है। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम CS से ऑफ सिलेंडर कहते हैं 2πrh, और ये बेलन का आयतन यानी कि उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहते हैं πr² होता है। ये कुछ वैल्यू हमारे पास होती है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है। देखिए, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कौन होता है 2πrh, इसका 4 गुना बराबर है किसके, आधारों के क्षेत्रफल। अब ये एक आधार हो गया, क्या हो गया, सर्कल है तो πr²। एक आधार इधर हो गया सर्कल, कितना हो गया πr²। दोनों को जोड़ दें तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल कितना बन गया भाई, दोनों आधारों का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 1 πr²। यहाँ से बना 1 πr², यहाँ से बना, दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया 2πr²। क्लियर हुआ? चलिए, तो क्या हो गया 6 गुना हो गया किसका, 2πr² का। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलेगा, देखो 4 गुना 2 कितना होता, 8πrh इजिकल टू 6 दूना 12, कितना हो गया पाई, और ये कितना बन गया हमारे पास में r² को r गुना r भी लिख सकते हैं। 1 पाई 1 r कैंसिल, 1 पाई 1 r कैंसिल, 8h बराबर हो गया 12r के। क्या हो गया 12r के। h यहाँ पर दे रखा है, कितना है h, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया
8 गुना 12 बराबर 12R, या R इज इक्वल टू 8 गुना 12/12 कर देंगे। 12 से 12 कट गया, आंसर आ गया 8, इन रेडियस आ गया 8 सेंटीमीटर का। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो पाई r²h होता है। ठीक है, पाई एज इट इज रखेंगे, रेडियस हमने 8 निकाली है, h हमारा 12 है। ठीक है, रख देंगे, पाई ऐसे रहेगा, 8 का 64 हो गया, 12 की मल्टीप्लाई कर दी, 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 64 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। 768 चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।